हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय सेंसर में। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अगला चैप्टर हम लोग का केमिस्ट्री का, विद्युत रसायन। हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये चैप्टर दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। इस चैप्टर से आपके जो है थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल्स एंड लॉजिकल एवरी टाइप के क्वेश्चन, और आपके जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं दोस्तों। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आइए शुरू करते हैं इसको। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले तो विद्युत रसायन के बारे में देखेंगे, और विद्युत रसायन को जानने के बाद हम लोग देखेंगे आपका जो चालक हैं, चालक पदार्थ कौन होते हैं, और चालक पदार्थों का वर्गीकरण देखेंगे आपके। उसके बाद उनका वर्गीकरण करने के बाद उनके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, और जो चालकता है उसको क्या प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक हैं उनको देखा जाएगा। फिर हम लोग उसी में आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, सेल विभव क्या है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने जा रहे हैं हम लोग। ऑक्सीकरण विभव, ऑप्शन विभव किस प्रकार से देखेंगे, कौन सा एनोड होगा, कौन सा कैथोड होगा, किस प्रकार से किस पे क्या अभिक्रियाएँ होने वाली हैं। तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है आज का। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग, बिल्कुल देर न करते हुए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात जब हम लोग करते हैं तो दिमाग में तुरंत आता है कि आपका ऐसी केमिस्ट्री जिसमें क्या है, इलेक्ट्रिक का यूज हो, है ना। तो दोस्तों हम लोग इसी को बोलते हैं विद्युत रसायन। और इसको डिफ़ाइन करना हो तो सिंपल डिफ़ाइन कर सकते हैं आप कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, विद्युत रसायन, वैद्युत रसायन। ठीक है दोस्तों, इसमें किस चीज़ का अध्ययन करना हम लोग को है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं हम लोग, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इसमें दोनों प्रोसेस होते हैं दोस्तों। इसमें जो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करना है और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग स्पेशली केमिकल जो एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये केमिकल एनर्जी आपका कन्वर्ट कैसे होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो जो देखिए दोस्तों, जब किन्हीं दो पदार्थों को लोग मिलाते हैं आपस में, कोई दो सब्सटेंस है ना मिलाए जाएँ किसी प्रकार से, और अगर यहाँ पे कुछ ऐसा अभिक्रिया हो, यहाँ पे जो अभिक्रिया होती है दोस्तों वो क्या होती है, स्वतः होती है, स्वतः परिवर्तन यहाँ पे होता है। स्वतः परिवर्तन कोई हो ए और बी में, ठीक है। और इसमें आपका जो इनके ए और बी के मॉलिक्यूलों के बीच में जो इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रॉनों का जो उनके आदान प्रदान है, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें जो भी चेंजिंग हो रही हैं, उस चेंजिंग के कारण हमें अगर जो है इस जो स्वतः परिवर्तन हो रहा है उसके कारण हमें क्या मिल जाए, विद्युत ऊर्जा मिल जाए। क्या मिल जाए, विद्युत ऊर्जा मिल जाए अगर हम लोग को, तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया। दोस्तों कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएँ होती हैं जो स्वतः नहीं होती हैं। तो उन स्वतः अभिक्रियाएँ अगर नहीं हो रही हैं, अगर ए और बी, यहाँ पे ए प्लस बी आपका, इसमें जो केमिकल चेंजिंग है, इसमें जो रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन यहाँ पे दोस्तों स्वतः नहीं हो रहा है, स्वतः न हो तो उस परिवर्तन को करने के लिए हमें चाहिए होता है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा यहाँ पे हम लोग इसको देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, इस परिवर्तन को करने के लिए विद्युत ऊर्जा देते हैं। अब इस विद्युत ऊर्जा के देने के बाद आपका जो है इसके अंदर क्या है, रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसमें क्या है, आपका रासायनिक ऊर्जा आ जाती है। उसके अंदर क्या आती है, रासायनिक ऊर्जा आ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, अगर यहाँ पे स्वतः परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, कुछ रासायनिक परिवर्तन हुआ यहाँ पे, स्वतः रासायनिक परिवर्तन स्वतः हो गया अगर, तो वहाँ पे आपका जो केमिकल एनर्जी थी, रासायनिक ऊर्जा जो थी, रासायनिक ऊर्जा है ना, रासायनिक ऊर्जा क्या हो गई, विद्युत ऊर्जा में
कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन स्वतः नहीं हो रहा था, हमने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया उसको, और वहाँ से क्या हम लोग को रासायनिक ऊर्जा मिल गई, हम लोग को केमिकल एनर्जी मिल गई। तो यही जो परिवर्तन हो रहा है, इसी का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं क्या चीज़, विद्युत रसायन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं इन अभिक्रियाओं का आधार क्या है, बेस क्या है इन अभिक्रियाओं का। ठीक है, ये जो आपका चेंजिंग हो रही है, ये परिवर्तन जो हो रहा है यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन का आधार क्या है, किस आधार में परिवर्तन होता है, तो वो आधार होता है दोस्तों रेडॉक्स। रेडॉक्स तो आप समझते ही हो, रेडॉक्स क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। आपकी जो ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया है, ऑक्सीकरण और अपचयन की जो क्रिया है, उसी के आधार पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपका इसका मतलब कि जो विद्युत रसायन है वो किस पे डिपेंड है दोस्तों, बिल्कुल ही आपका जो रेडॉक्स रिएक्शंस है उन्हीं पे डिपेंड है, उन्हीं की वजह से होती है। रेडॉक्स रिएक्शन में जानते हैं दोस्तों, अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन निकालता है ना, तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसका क्या होता है, अपचयन होता है। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने या फिर देने के कारण, है ना, ग्रहण किया जाए फिर निकाला जाए, तो उसके कारण क्या है, आपके उन तत्वों के ऊपर एक क्या है, वैद्युत आवेश आता है। ठीक है, और उस आवेश के कारण क्या वहाँ पे विभव उत्पन्न होता है, और उस विभव से क्या हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है दोस्तों। और साथ ही साथ वहाँ पे कुछ केमिकल परिवर्तन भी होते हैं, कुछ केमिकल चेंजिंग भी वहाँ पे आती है। हाँ ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका जो विद्युत रसायन है इसका बहुत ही बड़ा योगदान हम लोग के है, चाहे वो मानव संवेदी यंग हो, जैसे मान लीजिए कि आपका जो कोशिकाओं के अंदर जो आपके रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं आपके ब्लड के अंदर, वो क्या है, आपके संसूचन द्वारा क्या है, आपके दिमाग में पहुंचता है, मस्तिष्क में पहुंचता है, और उस मस्तिष्क से क्या है हम लोग को संवेदना मिलती है। जैसे हम लोग कोई चीज़ चुभाया जा रहा है तो यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रिक करंट की जैसा क्या है ट्रेवल करके तुरंत क्या है दिमाग में पहुँचता है, और हमको लगता है कोई चीज़ क्या है चुभ रही है, कोई चीज़ गर्म है, उसको टच करते हैं तो जो संवेदी अंग है तुरंत क्या है उसको सूचना को पहुंचाते हैं। तो उसमें भी क्या आपका इस विद्युत रसायन का ही योगदान है। ठीक है, साथ ही साथ आपके जो औद्योगिक पक्ष है इसका, हम लोग के जीवन का, हम लोग समाज का, उसमें भी आपका विद्युत रसायन का बहुत बड़ा योगदान है। और उसके अतिरिक्त एनर्जी की तो बात ही करें तो एनर्जी तो मिलती इससे है, चाहे वो सेल के रूप में मिले हम लोग को, चाहे वो सेल की कितने भी प्रकार का हो उसके आधार पर मिले हम लोग को, या केमिकल एनर्जी के रूप में मिले, या फिर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में मिले। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आपका पदार्थों के अंदर जो केमिकल चेंजिंग हो रही है दोस्तों, केमिकल चेंजिंग हो रही है, इन केमिकल चेंजिंग को कराने के लिए हमारे पास जब तक कोई युक्ति नहीं रहेगी, ठीक है, कोई हम लोग पास सिस्टम नहीं होगा, तब तक हम लोग क्या है उस एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाएंगे या फिर उस एनर्जी का यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में या फिर केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया आपने, तो उस कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई युक्ति होनी चाहिए उसकी। उस युक्ति की सहायता से हम लोग क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या है कन्वर्ट कर सकते हैं। इस युक्ति को कहते हैं दोस्तों, हम लोग नाम देते हैं क्या, सेल। इस युक्ति का नाम क्या है, सेल है। ठीक है, अब ये सेल आपके कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, और स्पेशली देखे जाए तो दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, एक आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, यानी कि एक आपका हो गया विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, और एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि उसको बोलोगे आप विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके विशेष रूप से स्पेशली टू टाइप्स के हम लोग देखते हैं, विद्युत भट्टी सेल और विद्युत रासायनिक सेल। इन्हीं के हेल्प से हम लोग या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सेल का स्टडी हम लोग अभी करेंगे, तो पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं उन सेल किसके बेस पे काम करेंगे, कौन कौन से और आपके सब्सटेंस की ज़रूरत होगी हम लोग को, कौन कौन से और चीज़ें चाहिए जिससे क्या हम लोग
का सेल का निर्माण हो। तो आइए देखते हैं उसको थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, एक पदार्थ है, आप उसका नाम सुने होंगे। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो आपके ठोस अवस्था में तो विद्युत चालन नहीं करते हैं, लेकिन जैसे उनका विलयन बनाया जाता है, उनको जल में घुलाया जाता है, चाहे उनका विलयन सॉल्यूशन बनाया जाएगा, वो गलित अवस्था में आते हैं तो अपने आयनों में टूट जाते हैं, और उनको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य। तो यहाँ पे बात विद्युत की हो रही है, विद्युत की बात आप कर रहे हो। तो जो विद्युत है, विद्युत गुण के कारण, विद्युत गुण के आधार पे, विद्युत गुण के आधार पर जो पदार्थ हैं उनको बांटा गया। पदार्थ के प्रकार, विद्युत गुण के आधार पर पदार्थ के प्रकार। अगर विद्युत गुण के आधार पर पदार्थ के प्रकार देखें हम लोग, तो एक होते हैं आपके, सिंपल देखें तो एक आपके हो जाएंगे अचालक हो जाएंगे, अचालक, जिसे आप कुचालक भी बोलते हो, अचालक या कुचालक। इंसुलेटर, ठीक है। एक आपका क्या होता है? कंडक्टर होता है, चालक होता है, चालक, ठीक है, जिसे आप बोलते हो कंडक्टर, ठीक है। और एक होता है आपका सेमी कंडक्टर, ठीक है, जिसे बोलते हो अर्धचालक, ठीक है। तो विद्युत चालकता के आधार पे आपके पदार्थ को कितने प्रकार में बांट दिया गया? 3 प्रकार में बांट दिया गया दोस्तों। यहाँ पे एक हो गया अचालक, एक हो गया अर्धचालक, एक हो क्या हो गया? चालक हो गया। तो अचालक का मतलब सीधे सीधे हो गया कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। इसमें क्या है? विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसमें सिंपल बता दें आपको, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त आयन अनुपस्थित होते हैं। इसी के कारण क्या है, आपका जो है ये आपका विद्युत के चालन नहीं करते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। जो अर्धचालक होते हैं दोस्तों, अर्धचालक आपके विशेष परिस्थितियों में, अर्धचालक जो है वो विशेष परिस्थितियों में जो है, ये आपके केवल विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थिति में क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है। स्पेशल कंडीशंस लगाएंगे तब ये क्या है? विद्युत चालन करेंगे। लेकिन आपके जो चालक होते हैं, ठीक है, वो चालक क्या है? उनके अंदर क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन, ठीक है ना। मुक्त आयन क्या होते हैं? इसके अंदर उपस्थित होते हैं, जिसके कारण क्या है? ये धारा का प्रवाह करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चालक कौन हो गए? जो आपका जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या फिर मुक्त आयन हो, ठीक है, वो विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हो, उन्हें बोलते हैं चालक। और जो केवल विशेष परिस्थितियों में ही आपके विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, उनको बोलते हैं अर्धचालक, ठीक है। और कुचालक कौन हो गए? जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं, यानी कि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या आपके मुक्त आयन उसके अंदर उपस्थित नहीं होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, चालक को भी 2 भागों में बांटेंगे हम लोग। चालक कितने प्रकार का हो गया? तो यहाँ पे एक होता है ठोस चालक, एक होता है क्या चीज़? द्रव चालक। हाँ दोस्तों, यहाँ पे चालक पदार्थों को 2 प्रकार में बांट दिया गया। एक आपका ठोस चालक और एक क्या आपका? द्रव चालक। ठोस चालक समझ रहे होंगे, ठीक है, सॉलिड जो कंडक्टर है, जो सॉलिड कंडक्टर। एक क्या हो गया? लिक्विड कंडक्टर हो गई है, लिक्विड कंडक्टर। तो सॉलिड कंडक्टर और लिक्विड कंडक्टर। तो आप समझ रहे हैं बिल्कुल। जो धात्विक चालक होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग ठोस चालक। धात्विक चालकों को क्या बोला जाता है? ठोस चालक बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि वो क्या है? ठोस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं और करते हैं दोस्तों। और उनके अंदर जो धारा का प्रवाह होता है, उसका कारण क्या होता है? धारा प्रवाह का कारण क्या होता है? उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या उसमें धारा बहती है? धारा प्रवाह का कारण। धारा किसके कारण बहती है? धारा किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है।
और दोस्तों इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। जो आपके ठोस चालक होते हैं वो क्या है, धात्विक चालक हैं, जैसे आपका कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, है ना, ये सब क्या है आपके, ये आपके ठोस चालक हैं। ये ठोस अवस्था में आपके धारा का प्रवाह कर सकते हैं, इन्हीं को बोलते हैं धात्विक चालक। धातुओं द्वारा जो चालन होता है उसको बोलते हैं धात्विक चालक दोस्तों, ठीक है। अब ये चालक क्या है, धारा का प्रवाह किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण करते हैं। इनके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे दोनों सिरों के बीच में विभवांतर लगाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या है आपका ड्रिफ्ट लास्ट से बना शुरू कर देते हैं और चालक में धारा बनी शुरू हो जाती है दोस्तों, ठीक है। इनमें एक कंडीशन है, ताप बढ़ाएंगे अगर तो इनकी चालकता घट जाती है। ताप बढ़ाने पर, अगर ताप को बढ़ाएंगे तो इनकी चालकता क्या होगी, चालकता क्या होगी, घट जाएगी। ताप बढ़ाने पर चालकता क्या होती है, घटती है। ताप बढ़ाया तो चालकता क्या हो गई, घट गई। तो ये ठोस चालकों के लिए कुछ बातें बताया मैंने, आपको याद रखिएगा इनको, ठीक है। ठोस चालक कौन है, धात्विक चालकों को ठोस चालक कहते हैं, ठीक है। धारा किसके कारण बहती है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है। इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन इसमें नहीं होता है। ताप बढ़ाते हैं तो चालकता क्या होती है, घट जाती है। और वहीं देखा जाए किसको, अगर इन द्रव चालकों को देखा जाए, द्रव चालक को देखा जाए, ठीक है, तो द्रव चालक क्या है, ये भी आपके ठोस ही पदार्थ होते हैं, ये ठोस पदार्थ ही होते हैं दोस्तों, ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं। परंतु ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी ठोस अवस्था में धारा का प्रवाह नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही इनको क्या है, इनका विलयन बनाया जाता है, परंतु किस अवस्था में, विलयन अवस्था या गलित अवस्था, विलयन अवस्था या गलित अवस्था में एक्वस सॉल्यूशन बना दिया इनका। अगर गलित अवस्था में क्या करते हैं, ये गलित अवस्था में धारा का प्रवाह करते हैं, धारा का प्रवाह करते हैं, ठीक ना। अगर गलित विलयन अवस्था या गलित अवस्था में क्या है, धारा का प्रवाह करते हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है दोस्तों द्रव चालक। ये ठोस अवस्था में कैसे हैं, ये ठोस अवस्था में तो आपके बिल्कुल ही क्या है, कुचालक है, विद्युत के कुचालक है ठोस अवस्था में। लेकिन जब इनको विलयन बनाया जाएगा, चाहे गलित अवस्था किया जाएगा, तो क्या करेंगे, धारा का प्रवाह करेंगे, ठीक है। इन्हें इसीलिए इनको बोलते हैं द्रव चालक। क्या बोलते हैं इनको, द्रव चालक बोलेंगे दोस्तों। अब इन द्रव चालकों की भी कुछ विशेषता है, ठीक ना। जो द्रव चालक है, द्रव चालक होंगे, द्रव चालकों की विशेषता क्या है दोस्तों, जैसे आपकी ठोस चालकों की विशेषता थी कि वो ठोस अवस्था में धारा का चालन करते हैं, ठोस अवस्था में धारा का चालन करते हैं, उनमें धारा किसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ताप बढ़ाने पर चालकता क्या होती है, घटती है। लेकिन आपके जो द्रव चालक होते हैं उनकी कुछ और बात है। द्रव चालकों को पहला बात तो इसमें जान लीजिए, जो द्रव चालक है इनको कहा जाता है विद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं इनको, विद्युत अपघट्य कहते हैं इनको। इनका नाम क्या है, विद्युत अपघट्य कहा जाता है इनको, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, विद्युत अपघट्य क्या होता है, क्यों इनको विद्युत अपघट्य कहते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या है, जैसे उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बह रही थी, इसमें क्या है, मुक्त आयनों के कारण, मुक्त आयनों के कारण धारा बहती है। आयन समझते हैं दोस्तों ना, जो आपके क्या है, धनायन या ऋणायन या दोनों के कारण धारा बह सकती है, ठीक है। तो इसमें धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, मुक्त आयनों के कारण क्या होता है, धारा प्रवाह होता है। इसमें मुक्त आयनों के कारण क्या है, धारा प्रवाह होता है, धारा प्रवाह होता है। इनमें मुक्त आयनों के कारण क्या है, धारा प्रवाह होता है। तीसरी बात, उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा था, इसमें क्या है, रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है दोस्तों, ठीक ना। क्योंकि इसमें आपका कोई एक पदार्थ होता है, वह अपने आयनों में जब टूटता है तो आप इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, और उनके जो परमाणु होते हैं आयनों में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनका रूप क्या होता है, बदलता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है,
चेंज जाती है, इसलिए इसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। और एक पॉइंट देखें हम लोग स्पेशल, तो आपका इसमें अगर ताप को बढ़ाएंगे तो क्या होता है, चालकता बढ़ती है, उनकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है दोस्तों। अगर ताप को बढ़ाएंगे तो चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। उसका कारण देखेंगे हम लोग अभी, ठीक है। तो आइए इसमें अब देखते हैं लोग विद्युत अपघट्य जो है वो क्या चीज़ें हैं। विद्युत अपघट्य क्या है, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। ठोस चालक, जो धात्विक चालक हैं ठोस चालक में आ जाएंगे आपके, धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण। और जो आपके विद्युत अपघट्य हैं वो द्रव चालक में आएंगे, क्योंकि उन केवल द्रव अवस्था में ही या गलित अवस्था में जब रहेंगे तभी जो है वह धारा का प्रवाह करते हैं, इसीलिए उनको क्या है, द्रव चालक कहा आपने। अब यहाँ पे देखा जाए विद्युत अपघट्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। आखिर ये विद्युत अपघट्य क्या चीज़ें हैं, विद्युत अपघट्य क्या बोला है भाई, विद्युत अपघट्य क्या हो गया, जैसे आपका अभी बताया गया कि ऐसे कुछ पदार्थ हैं जो ठोस अवस्था में धारा का प्रवाह तो नहीं करते हैं, लेकिन द्रव अवस्था में क्या है, धारा का प्रवाह करते हैं, विद्युत चालन करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं क्या चीज़ हम लोग, ठीक है दोस्तों, बोलते हैं हम लोग विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य किसे कहा जाता है, तो बिल्कुल जो क्या हो, अपने विलयन या गलित अवस्था में क्या करते हैं, धारा का प्रवाह करते हैं, धारा का प्रवाह करते हैं, धारा का प्रवाह करते हैं दोस्तों, ठीक है। और धारा का प्रवाह का कारण क्या है दोस्तों, इसमें धारा का प्रवाह का कारण क्या है, धारा प्रवाह का कारण यही है कि जब इनको जल या किसी उचित विलायक में घोलते हैं, किसी उचित विलायक में घोला जाता है, तो ये क्या होते हैं, ये अपने घटक आयनों में अपघटित हो जाते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आयनन, क्या बोलते हैं, आयनन कहते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं, आयनन या आयनिक वियोजन, आयनन या आयनिक वियोजन कहेंगे इसको, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन भी कहते हैं इसको, विद्युत अपघटन कहा जाता है, विद्युत अपघटन कहा जाता है। इस घटना को क्या बोलेंगे हम लोग, अपने आयनों में टूटना, आयनिक वियोजन या फिर आयनन, ठीक है ना, आयोनाइजेशन है ना, आयोनाइजेशन बोलेंगे उसको, ठीक है ना। या फिर आयनिक आपका जो डिसोसिएशन है ना, आयनिक वियोजन या आयनन विद्युत अपघटन या इसको कहा जाता है, हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने जैसे ये कोई ठोस पदार्थ है, इस ठोस पदार्थ को जैसे इस कोई द्रव, चाहे वो जल हो चाहे कोई हो, इसको जैसे इसको लाया गया, इसके बीच में घोला गया, इसमें ये दो पार्ट में टूट गया, एक पार्ट क्या बन गया, पॉजिटिव, एक पार्ट क्या बन गया, नेगेटिव, आयनिक रूप में आ गया, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, विद्युत अपघट्य। ये पदार्थ क्या होगा, विद्युत अपघट्य होगा, ठीक है। अगर ये ए बी इसका स्ट्रक्चर है तो एक आपका ए पॉजिटिव बन जाएगा, क्या बनेगा, बी नेगेटिव बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे वो लोग, तो NaCl, जब NaCl को जल में घोला जाता है तो Na पॉजिटिव बन जाता है और Cl नेगेटिव बन जाता है। तो Na का क्या हुआ, NaCl का क्या हुआ, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में क्या हो गया, आयनन हो गया, आयनिक वियोजन हो गया। ये दोनों मिल करके फिर से क्या है, NaCl बना सकते हैं। ये उत्क्रमणीय क्रिया होती है आपकी। NaCl क्या हो गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया। ये ठोस अवस्था में जब तक है, ठोस अवस्था में है तो ये क्या है, कुचालक है ना, इसमें क्या मिला दिया गया, जल मिला दिया गया। तो ये क्या है आपका गलित अवस्था हो गई, इसकी गलित अवस्था या जिसे बोलते हो विलयन, ये क्या हो गया, विलयन अवस्था हो गई। तो विलयन अवस्था में क्या करेगा, ये चालक की तरह से कार्य करेगा, चालक की तरह से कार्य करेगा ये, ठीक है। तो क्या हो गया, एक विद्युत अपघट्य हो गया। जितने भी साल्ट होते हैं दोस्तों हम लोग के, जितने भी साल्ट होंगे वो सभी साल्ट क्या होंगे, विद्युत अपघट्य होंगे, सभी क्या होंगे, विद्युत
अपघट्य होंगे। आइए अब देखते हैं विद्युत अपघट्य का कितने प्रकार के विद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है, जिनका अपने विलयन में आयनन नहीं होगा उन्हें क्या कहेंगे, विद्युत अनपघट्य, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो अपने सॉल्यूशन में क्या हो, अपने आयनों में टूट जाए, वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट हैं। और जो अपने सॉल्यूशन में अपने आयनों में नहीं टूटते हैं वो क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए जो आपके विद्युत अपघट्य हैं, विद्युत अपघट्य के प्रकार, विद्युत अपघट्य के प्रकार। तो विद्युत अपघट्य के मुख्यतः दो प्रकार ही होते हैं। एक होता है आपका प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, और एक होता है आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल का डिफिनेशन बताओगे आप तो बिल्कुल सिंपल डिफिनेशन है। प्रबल विद्युत अपघट्य कौन होंगे, जो अपने विलयन में पूर्णतया आयन चाहते हैं, यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स उसके लिए गए, अगर 100 मॉलिक्यूल्स हम लोग 100 मॉलिक्यूल्स लेकर के विद्युत अपघट्य का सोल्यूशन बना रहे हैं, तो उसका 100 में से 100 या फिर 95% तो कम से कम उसका क्या हो, आयनन हो ही जाए। ठीक है, तो उनको बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल विद्युत अपघट्य का पूर्ण वियोजन होता है 100 में 100 उनका वियोजन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रबल विद्युत अपघट्य क्या हो गया, जिनका आयनन क्या हो, जिनका आयनन क्या है, पूर्ण रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है। ठीक है, वो क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। जिनका आयनन पूर्ण रूप से होता है वो क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है, इनका वियोजन अधिक होता है, ये अधिक वियोजित होते हैं, अपने विलयन में जाते हैं, क्या अपने आयनों में आसानी से टूट जाते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक ना, अब इसमें देखिए प्रबल विद्युत अपघट्य कैसे बनते हैं, तो इनके बनने के देखिए कौन कौन तरीके हैं। अगर हम लोग प्रबल अम्ल ले लें और प्रबल क्षार ले लें, प्रबल क्षार, ये क्षार कैसा है, प्रबल है, तो इनसे बना हुआ जो लवण होगा, वो क्या होगा, प्रबल विद्युत अपघट्य होगा, प्रबल विद्युत अपघट्य होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक HCl ले लिया मैंने, प्रबल अम्ल ले लिया, और NaOH क्या लिया, प्रबल क्षार ले लिया, तो इससे बन जाएगा हम लोग का NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl। तो NaCl क्या है, आपका एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, प्रबल विद्युत अपघट्य है। ठीक है, अब यहाँ पे H2O भी बनेगा, तो उसको हम लोग कैरी नहीं कर रहे हैं, केवल जो साल्ट बन रहा है विद्युत अपघट्य उसी की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रबल अम्ल हो, प्रबल क्षार हो, तो उससे बनने वाला जो लवण होगा वो क्या होगा, प्रबल विद्युत अपघट्य होगा। यानी उसको जब उसके विलयन में डाला जाएगा तो वो क्या होगा, पूरी तरीके से वियोजित हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या हो जाएगा इसका, अगर हम लोग का अम्ल कैसा है, दुर्बल है, दुर्बल अम्ल हो, परंतु आपका क्षार कैसा हो, प्रबल हो, प्रबल क्षार हो, तो उससे बना हुआ जो लवण होगा वो भी क्या होगा, प्रबल विद्युत अपघट्य होगा, प्रबल विद्युत अपघट्य होगा। जैसे मान लीजिए कि ले लिया मैंने यहाँ पे CH3COOH है ना, Ht कम ले लिया, ये क्या आपका है, दुर्बल अम्ल है। आप प्रबल क्षार में NaOH ले लीजिए, NaOH, इससे बनने वाला लवण क्या है, इससे लवण बन जाएगा CH3COONA। ठीक है, आप प्लस आपका H2O तो फार्म होगा ही होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, ये आपका कैसा होगा, प्रबल विद्युत अपघट्य होगा, क्योंकि क्षार कैसा है, प्रबल है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपका समझ गए, अगर प्रबल अम्ल हो, प्रबल क्षार हो, प्रबल अम्ल हो, प्रबल क्षार हो, तो जो साल्ट बनेगा वो कैसा होगा, प्रबल विद्युत अपघट्य होगा। अगर आपका दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षार है, तब भी आपका जो साल्ट बनेगा वो भी क्या होगा, प्रबल विद्युत अपघट्य को देगा। एक कंडीशन और देख लीजिए इसमें, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग प्रबल अम्ल को ले लें, तीसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर प्रबल अम्ल लिया जाए, प्रबल अम्ल है, क्षार कैसा, क्षार यहाँ भी प्रबल था, यहाँ भी क्या है, प्रबल क्षार था, यहाँ पे क्या है, अगर दुर्बल क्षार ले लें हम लोग, कोई दुर्बल क्षार ले लें, तो वहाँ पे जो लवण बनेगा
यहाँ पे जो लोड बनेगा वो भी क्या होगा, प्रबल होगा, प्रबल विद्युत अपघट्य होगा, प्रबल विद्युत अपघट्य होगा दोस्तों। ठीक है, तो प्रबल अम्ल में वही ले लीजिए आप, HCl ले लो आप, ठीक है, HCl। और आप यहाँ पे दुर्बल क्षार में ले लीजिए, NH4OH ले लीजिए, NH4OH ले लीजिए, ठीक है, NH4OH, ठीक है, इसके 2 मालिक्यूल ले लीजिए चाहे तो आप। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, NH4 का ट्वाइस Cl, NH4 का ट्वाइस Cl प्लस क्या हो जाएगा, H2O। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड, तो ये भी क्या आपका बन गया, एक आपका प्रबल यहाँ पे विद्युत अपघट्य प्राप्त हो रहा हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लिए कि आपका 3 कंडीशन देखा हम लोगों ने, क्या क्या 3 कंडीशन मुख्य रूप से थी, कौन कौन सी, आपका प्रबल अम्ल हो, प्रबल क्षार हो, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, और आपका दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार। ठीक है, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, 3 कंडीशन। अब यहाँ पे दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करेंगे, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन होंगे, सिंपल, इसमें तो कुछ समझना नहीं हम लोग, विशेष है, नाम से लग रहा है दुर्बल विद्युत अपघट्य है, जिसका आयनन कम हो, आयनन क्या हो इसका, कम हो, जिसका आयनन क्या हो, कम हो, उसको बोलेंगे क्या चीज़, दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य सिंपल आप समझ रहे होंगे कि इसमें कुछ नहीं, आपका अगर अम्ल भी दुर्बल हो और क्षार भी क्या हो, दुर्बल हो, अम्ल भी दुर्बल हो और क्षार भी क्या हो, दुर्बल हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज़, उससे बनने जो लोड मिलेगा हम लोग को क्या होगा, वो दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा। जैसे मान लीजिए कि H2CO3 है ना, कार्बनिक अम्ल आप ले लिए H2CO3, और यहाँ पे क्या है 2NH4OH ले लिया आपने, दुर्बल क्षार, ये आपका दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल लिया, और यहाँ पे क्या लिया, दुर्बल क्षार लिया। अब यहाँ पे आपका जो लोड है बन जाएगा NH4 का ट्वाइस CO3 प्लस बन जाएगा 2H2O। तो यहाँ पे ये जो आपका साल्ट बन रहा है, ये साल्ट कैसा होगा, ये लवण कैसा होगा, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इन्हीं विद्युत अपघट्यों की सहायता से ही हम लोग अपने इस चैप्टर में शुरुआत करेंगे। आपके चैप्टर की नींव रखा है अपने यहाँ पे। ठीक है, और ये पहला जो लेसन है हम लोग का, पहला जो लेक्चर है, उसमें हम लोगों ने देखा कि विद्युत रसायन क्या है और विद्युत रसायन से हम लोग क्या यूज करते हैं, उसको कहाँ कहाँ पे, और इसमें आपका इसके आधार पे ठोसों को कितने प्रकार में बांटा गया, और उसमें भी आपके विद्युत अपघट्य देखे हम लोग। विद्युत अपघट्य जो ठोस नहीं बल्कि क्या, ये द्रव चालक हैं, द्रव चालकों के बारे में जाना हम लोगों ने, और द्रव चालकों में कौन अधिक चालन करेंगे, कौन कम चालन करेंगे, प्रबल वाले की चालकता क्या होती है, अधिक होती है, दुर्बल वालों की चालकता क्या होती है, कम होती है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसके आगे का हम लोग, जो आपके इलेक्ट्रोड विभव हैं, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं, किस प्रकार से उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।